अच्छा काशिफ जी, आपकी पार्टी से पूरे देश में कहाँ कहाँ चुनाव के लिए तैयारी चल रही है? जैसे कि झारखंड में भी आपने पैर पसार दिए हैं, आपके प्रत्याशी उतर गए चुनावी मैदान में। मुस्लिम समाज को और टोप्पो जी को जो क्रिश्चियन समाज से आते हैं उनको हमने जगह दी है। आज शाम तक जमशेदपुर और चतरा भी हम घोषणा कर इस तरीके से मुस्लिम समाज में खास नाराजगी देखने को मिली है इस बार, क्योंकि उनको 14 लोकसभा सीटों से इंडिया अलायंस ने टिकट नहीं दिया है। कारण क्या है आखिर? देखिए, आजाद समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी ये मानती जी। है जिसकी जनसंख्या इसकी भारी होती है उसकी हिस्सेदारी। हम्म। तो जनसंख्या के अनुपात में लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये है कि आप अगर सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं होता तो क्या इन दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जगह मिल पाती? तो जो आज रिजर्व सीटें हैं यहाँ पर आदिवासी के, दलित की, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विजन है। वो साफ साफ है। अगर कोई समाज हमारे समर्थन में खड़ा है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद साहब ने जब दिल्ली के सड़कों पर मुसलमानों को सजदे की हालत में मारा गया, तो सिर्फ भीम आर्मी के लोग थे, आजाद समाज पार्टी के लोग थे जो सड़क पर उतरे। उन्होंने उनके विरोध किया, सस्पेंड करवाया, FIR करवाया। उसमें आप देखिए, ना अखिलेश यादव ने, ना मायावती जी ने, ना किसी कांग्रेस के नेता ने, किसी ने विरोध दर्ज नहीं किया। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए? संघर्ष है उनका पीछे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कोई लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो यकीनी तौर पर अगर अच्छे लोग आते हैं तो उनको हम टिकट भी देंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो है तकरीबन यहाँ 7 दिन कैंप करेंगे झारखंड में, और उनका 7 दिन का कैंप जो है यहाँ की फिजा को बदल देगा। मैं इस बात को यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, यानी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश में 543 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है और कहीं कहीं कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आने की देरी है और कहीं कहीं किसी राज्य में अभी चुनाव होना बाकी है। हम बात कर लें झारखंड के लोकसभा 14 सीटों पर, जहां भाजपा और इंडिया अलायंस ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, मगर इस बीच कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोग और दलित समाज के लोग खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आखिर नाराजगी क्या है, क्यों नाराजगी है और किस लिए नाराजगी है, ये हम आपको बता रहे हैं। कारण यह है, मुस्लिम अकलियत के लोग विश्वास किया करते थे, गठबंधन सरकार पर विश्वास किया करते थे कि लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं मुस्लिम की भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, कहीं ना कहीं आदिवासी की हिस्सेदारी होगी, दलित समाज की हिस्सेदारी होगी, मगर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को दरकिनार इंडिया अलायंस और गठबंधन ने कर दिया है। हमारे साथ सीधा रूबरू बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा हैं, जो इन गहमा गहमी के माहौल में, सियासत के बीच में अपना पैर पसार चुकी है। और आपको बता दें कि मुसलमानों का एक तरफ नजरअंदाज किया जा रहा है, तो एक तरफ आजाद समाज पार्टी मुसलमानों के हित में काम कर रही है, आदिवासी के हित में काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले रांची के प्रेस क्लब में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें परवेज नैयर धनबाद को लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, लोहरदगा से अर्जुन टोप्पो को चुनावी मैदान में उतारा है। अब सीधे बात करेंगे ये 2 प्रत्याशियों के बीच। अभी 12 सीटें खाली हैं लोकसभा की, इस बीच आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? पहले तो स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से अभी 2 मोर्चा तो है ही, तीसरा मोर्चे की आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि AIMIM ने लोकसभा प्रत्याशी इस बार नहीं उतारा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम की खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मगर वहीं उसी बीच में आपने अपना टीम को लॉन्च कर दिया है झारखंड में और अपने प्रत्याशियों को भी उतारा है। ये माहौल कैसा देखने को मिलेगा और इस बार रणनीति क्या होगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी ये मानती है जिसकी जनसंख्या इसकी भारी होती है उसकी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या के अनुपात में लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो झारखंड में मुसलमान 16% है, दलित समाज यहाँ पर 11.5-12%, 13% है, आदिवासी समाज की अपनी जनसंख्या 24% के ऊपर है। तो हमारा ये मानना है कि दलित और मुसलमानों को पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो तो भला बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का, जो यहाँ पे लोकसभा सीटों में 14 में 5 रिजर्व सीटें आदिवासियों के लिए हैं, 1 रिजर्व सीट दलितों के लिए हैं, और रिजर्व सीटें यहाँ पर नहीं है। तो इस बात की ज़मानत ये है कि आप अगर सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं होता तो क्या इन दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जगह मिल पाती? तो जो आज रिजर्व सीटें हैं यहाँ पर आदिवासी के, दलित की, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। अब आप ये देखिए, 2009 से आज तक यहाँ पर किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को किसी भी केंद्रीय पार्टी ने या क्षेत्रीय पार्टी ने जगह नहीं दी।
और पिछले 15 सालों में कोई भी 70 लाख की आबादी मुसलमानों की ऑलमोस्ट है, इन 70 लाख की आबादी में मुसलमानों का कोई भी प्रतिनिधित्व यहाँ से उठ के नहीं गया, इनकी आवाज़ को बुलंद नहीं करता है। जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारे जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके सिर्फ एक विजन है कि हम उन समाज को जो हाशिए पे चले गए, और वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समाज का कोई भी तबका हो, शोषित वंचित समाज हो, किसान हो, कमेरी जाति हो, इन सब को हम प्रतिनिधित्व देंगे और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत करेंगे, शैक्षणिक तौर पर मजबूत करेंगे। इसी की पहल करते हुए हमने मुस्लिम समाज को और टोप्पो जी को जो क्रिश्चियन समाज से आते हैं उनको हमने जगह दी है। आज शाम तक जमशेदपुर और चतरा भी हम घोषणा कर देंगे। अच्छा काशिफ रजा से बात कर ली जाए कि जैसे कि आपके जो प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद, जो लगातार उनका प्रयास रहा है और संविधान के लिए और कई संविधान को बचाने के लिए रोड पर, सड़कों पर उतरे और उन पर कई हमले भी हुए, शायद गोलियों का शिकार भी बने हैं, मगर चंद्रशेखर आज़ाद जी भी खुद चुनाव लड़ रहे थे, मैदान में उतरे हुए थे नगीना सीट से, और कई कई जगह पर देखने को मिला है कि काफ़ी जनसैलाब उनके पीछे रहा है। वहाँ का भी क्या माहौल बनने वाला है इस बार? अशरफ साहब, मैं खुद 4 महीना था नगीना में, जी और नगीना में तकरीबन दलित मुस्लिम मिलाकर 11 लाख वोटर हैं। जी। और सिर्फ दलित मुसलमानों ने नहीं, बल्कि वहाँ के पिछड़े समाज ने, वहाँ के सैनी समाज ने, प्रजापति समाज ने, गुज्जर समाज ने, वहाँ के जाट समाज ने, किसान समाज ने, इवन वहाँ के चौहान समाज जो है, उन लोगों ने भी हमें सराहा, और उन लोगों ने भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की जी। जो कुर्बानियाँ रहीं 10 सालों में सबके लिए, उन सब लोगों ने सराहते हुए उनको वोट देने का काम किया। और नगीना का चुनाव जो है वो ऐतिहासिक चुनाव है, और जब 4 जून को जब ईवीएम से चुनाव की घोषणा होगी, रिजल्ट आएगा, तो आप ये देखेंगे कि चुनाव में हम यकीनी तौर पर बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और वो जीत इस देश में नई क्रांति, नई राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति लेकर आएगी। और आज़ाद समाज पार्टी यकीनी तौर पर जो जिन्होंने इस समाज को बनाया, जिन लोगों ने काशीराम साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, काशीराम साहब के आदर्शों को पूरा करने के लिए, जिन लोगों ने काशीराम साहब को ठगा, उनके जो उनका विजन था उसको पूरा कोलैप्स किया, डिमोलिश कर दिया, उनको फिर से रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों ने वहाँ मेहनत की। और वहाँ के सारे समाज ने, मुसलमानों ने तो अपने जी जान से मेहनत की, दलितों ने भी मेहनत की, वहाँ के वाल्मीकि समाज तो घोर विरोधी रहा बसपा का, वो हमेशा वोटर रहा है भाजपा का, लेकिन उन्होंने खुल के 90% वाल्मीकि समाज का हमें वोट मिला, और रविदास समाज का हमें 90% वोट मिला, मुसलमानों को 90% वोट मिला। तो सब समाज ने खुल के समर्थन दिया, क्योंकि सिर्फ कुर्बानियाँ उनकी थी। और वहाँ पर सज्जाद नुमानी साहब जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, उनकी भी दुआओं का असर था, उनकी रहमतों का असर था, उनकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस जो उनका था। उसके पहले 9 अक्टूबर को हमने बड़ी रैली की थी, इसमें वहाँ पर सज्जाद नुमानी साहब भी आए थे। तो हज़रत की दुआओं का असर था, उनके जो लोग वहाँ पर थे उनका भी समर्थन रहा हमें, सारे वहाँ के आलिम दीन ने, जो वहाँ फ़क़ीह कराम है, इमाम मस्जिद के हैं, उन सबों ने खुल के समर्थन दिया। और नतीजा यकीनन जब नतीजा देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि इस देश में नई क्रांति निकलने वाली है। कितने वोटों का फिर भी अंतर रहेगा इस बार? देखिए, हम लोग तो कोई भविष्यवाणी नहीं करते, हम लोग तो भविष्यवाणी के विरोध में रहते हैं, बट यह है कि जो मेहनतें की गई वहाँ पर, उस मेहनत में तकरीबन 1.5-2 लाख वोट से हम जीत रहे हैं चुनाव। सफलता हासिल हो जाए, बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। और ये अच्छा। सफलता सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि एक जोड़ है, दलित और मुसलमानों का, पिछड़ों का एक जोड़ है। और पश्चिम यूपी जो है, वहाँ से फिर से इनकलाब बर्पा होगा, और पूरे देश में एक नई राजनीति की पहल होगी। अच्छा काशिफ जी, आपकी पार्टी से पूरे देश में कहाँ कहाँ चुनाव के लिए तैयारी चल रही है? जैसे कि झारखंड में भी आपने पैर पसार दिए हैं, आपके प्रत्याशी उतर गए चुनावी मैदान में, और क्या उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने सीटें बांटने का काम किया है? नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी तक हमारी जो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश के, उसने अभी घोषणा नहीं की है। अभी उनसे मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, तो हो सकता है घोषणा हो जाए। बट मध्य प्रदेश में हम कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, जिस सीटों पे हम मजबूत हैं। राजस्थान पे हम लड़ चुके हैं, वहाँ का चुनाव जो उनका 3rd 4th फेज में था, 3rd फेज वो गुजर चुका हमारा। और झारखंड में हम लड़ रहे हैं, बिहार में 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। इस तरह मिला के हम लोग चुनाव को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। फिलहाल कितनी सीटों की दावेदारी रहेगी इस बार? देखिए, जहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन बहुत मजबूत है, आवाम हमें समर्थन कर रही है, शोषित वंचित कमेरी और किसान समाज हमें समर्थन कर रहा है। यकीनी तौर पर जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम। अच्छा काशिफ जी, बात कर ली जाए आपके सुप्रीमो जो हैं, इस बीच झारखंड का जो चुनाव होने जा रहा है वो रोमांचक होने वाला है और इतिहास होने वाला है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची से राजनीति शुरू होती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सभी तबके के लोग यहाँ रहते हैं, और बड़े बड़े सुप्रीमो नेता, मुख्यमंत्री का भी आवास यही है। यहाँ से राजनीति स्टार्ट होती है, किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, किसको नहीं दिया जाए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मुस्लिम समाज में खास नाराजगी देखने को मिली है इस बार, क्योंकि उनको 14 लोकसभा सीटों से इंडिया अलायंस ने टिकट नहीं दिया है, कारण क्या है आखिर?
देखिए, आप जो इंडिया अलायंस की बात आप कर रहे हैं, मैं नगीना से आया 4 महीने के बाद। तो नगीना में भी वहाँ पर आप जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मुसलमानों की, दलितों की ऑलमोस्ट 45% है। तो उन्होंने तो दलितों में किसी भी एक लीडर को नहीं लिया, ना बहन जी उनके साथ है, ना चंद्रशेखर साहब उनके साथ है। इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा चेहरा आज के टाइम पे जो है, जो बहुजन समाज का है, वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, उनको नहीं लिया गया। तो हम सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रहे थे, हम सिर्फ एक सीट, नगीना का सीट डिमांड कर रहे थे और सब में हम समर्थन देना चाहते थे। तो क्या वजह थी? वजह सिर्फ ये थी कि इनको इस बात का डर है कि दूसरा काशीराम साहब पैदा ना हो जाए। ये बहुजन मूवमेंट जो बसपा ने बेच दिया, ऐसा ना हो कि दूसरा फिर वो मूवमेंट आगे बढ़ जाए। तो ये चीज़ का डर उनको था, इसलिए उन्होंने हमें इंडिया अलायंस में नहीं लिया। और इंडिया अलायंस है किसका साहब? आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को जगह नहीं दी, आपने दलितों को जगह नहीं दी, अब राजस्थान में एक मुसलमान आपको नहीं मिला, झारखंड में मुसलमान आपको नहीं मिलता है, राजस्थान का मुसलमान आपको नहीं मिला, बिहार में मुसलमान दिखता नहीं आपको। तो इंडिया अलायंस किस चीज़ का है? झूठा इंडिया अलायंस है। ये सिर्फ वही लोग हैं, इसके पहले सत्ता में कांग्रेस रही ना। अब हमसे बहुत लोग सवाल ये करते हैं कि अब कांग्रेस का विरोध करते हैं, सिर्फ भाजपा का नहीं करते। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि दलित और मुसलमान समाज ने पिछली आज़ादी के बाद से, हम मजलूम तबके हैं, हम तो कांग्रेस समर्थन करते आए। हमने कांग्रेस को सराहा, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया। तो सवाल तो उनसे हम करेंगे ना। भाजपा तो सीधी सीधी बात है, भाजपा एक खास विचारधारा के लोगों की है। वो तो अब नरेंद्र मोदी साहब सबके साथ सबके साथ विकास की बात करते हैं, और आज के टाइम पे मुसलमानों को खुलेआम वहाँ धमकियां दे रहे हैं। मुसलमानों को ये बोल रहे हैं कि आप जो इन्फ्लेटेड हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। ये इस बात की जमानत है, इस बात को प्रूव करता है कि नरेंद्र मोदी साहब का जो पूरा विजन है वो एक खास तबके के लोगों के लिए है, जिनको हम 15% लोग बोलते हैं उनके लिए। लेकिन हमारा जो विजन है, हमारा 85% लोगों के लिए, जो इस देश के शोषित वंचित समाज है, जो किसान कमेरी समाज है, दलित आदिवासी पिछड़े हैं, जिनका मॉब लिंचिंग शिकार बनाया जाता है, जिनको आज भी प्रताड़ित किया जाता है। झारखंड की स्थिति देख लीजिए आप, यहाँ दलित समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, दलित समाज का कोई लीडर नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के आने के बाद नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया, भाजपा ने जो बनाया, वो दलित समाज के बनाया, अमर कुमार मौर्य जी को। तो हमारी धमक जो है, यकीनी तौर पर जितनी सियासी पार्टी है उनका होश उड़ाने वाली है। और अब देखेंगे जब रिजल्ट यहाँ पर आएगा तो चौंकाने रिजल्ट यहाँ धनबाद का भी होगा, लोहरदगा का भी होगा, चतरा का भी होगा। जहाँ जहाँ हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो रिजल्ट हम देंगे वहाँ पर। अच्छा, बात कर ली जाए अब रांची की लोकसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी से, अगर ये अभी संशय बरकरार है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टी हैं, विपक्ष की पार्टी हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। मगर अब बात आ रही है मुस्लिम चेहरे की और मुस्लिम अकलियतों की। क्यों लगातार रांची में देखने को माहौल मिल रहा है, नाराज़गी भी मिल रही है, क्योंकि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा, बैठकें हो रही है मुसलमानों के समुदाय के लोगों के बीच में। मगर अब वो ये चीज़ पर अटका हुआ है मामला कि अब वो भी राष्ट्रीय लेवल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर राष्ट्रीय लेवल चुनाव, अगर राष्ट्रीय लेवल का बैनर नहीं होता, फिर निर्दलीय लड़ेंगे। अगर मान लिया जाए इस बीच में मुस्लिम समुदाय से आप उनके बीच में जाएं, या फिर आप वो आपके बीच में आए और आपकी पार्टी से लड़ना चाहे चुनाव, तो आप क्या इस पर अपना वक्तव्य देखिए, दें? हमारा जो विजन है वो साफ साफ है। अगर कोई समाज हमारे समर्थन में खड़ा है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जब दिल्ली के सड़कों पर मुसलमानों को सजदे की हालत में मारा गया, तो सिर्फ भीम आर्मी के लोग थे, आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे जो सड़क पर उतरे। उन्होंने उनके विरोध किया, सस्पेंड करवाया, FIR करवाया। उसमें आप देखिए, ना अखिलेश यादव ने, ना मायावती जी ने, ना किसी कांग्रेस के नेता ने, किसी ने विरोध दर्ज नहीं किया। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ? तो इस देश में हम हैं, इस देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, इस देश में 35-40 करोड़ दलित हैं, पिछड़े हैं। तो इस देश में शासक जाति जो है, उसको आप देखिए कि उनका अत्याचार किस चरम पर है। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस जो है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले भाजपा कांग्रेस ने हुकूमत की, फिर भाजपा यहाँ पर कर रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप किसी भी, और अक्सर ही सवाल हमारे उसमें वो लोग कहते हैं कि आप किसी ए टीम है, बी टीम, ए टीम है। तो जब भी मजलूम तबके एक होंगे और शासक जाति की आंख में आंख मिला के बात करेंगे, तो उनको तकलीफ होगी। जब तकलीफ होगी तो अपने वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए, मुट्ठी में बांध के रखने के लिए, छोटे से लोग जो हैं हमेशा आपको ए टीम बी टीम कहेंगे। मैं सारे मजलूम तबके के लोगों से बोलता हूँ, शोषित वंचित समाज से, कमेरी समाज से, जमात इस देश में है जो लड़ रही है अपने हक इंसाफ के लिए, उन सब लोगों को कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी किसी भी हमारा जो नैरेटिव हमारा है कि हम कभी भी किसी भी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करते जो लोग समाज को बेचने का, समाज को ठगने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मजलूम तबके हैं, शोषित वंचित समाज जो है, वो एक हो जाए, उनका अधिकार मिले, और वो शैक्षणिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, उनको हम मजबूत करने का, सशक्त करने का हम काम करते हैं। अभी केंद्र में नारा चल रहा है भाजपा की ओर से कि इस बार 400 पार। क्या लगता है इस बार 400 पार हो जाएगा? तो फिर तो कुछ लोगों का, कांग्रेस का कहना है कि संविधान में गड़बड़ करके ये लोग चुनाव और रोक देगा, फिर चुनाव नहीं हो पाएगा आने वाले भविष्य में। फिर शोषित वंचित जो आदिवासी है, मुस्लिम अधिकारी, उन लोगों के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, नौकरियां ख़त्म कर दी जाएगी, उनके हक अधिकार को छीन लिया जाएगा। तो क्या लगता है कि 400 पार इस बार हो जाएगा?
अशरफ भाई, मामला ये है कि ईवीएम एक बड़ा मसला है और ईवीएम के खिलाफ में इस देश में कई लोग लड़ रहे हैं। उसमें एक चंद्रशेखर आज़ाद साहब, हमारी पार्टी भी लड़ रही, मजबूती से लड़ रही है। हमने कई बड़े आंदोलन ईवीएम के खिलाफ में किए हैं और यकीनी तौर पर ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन है। लेकिन कुछ दिन पहले, तो 4-5 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे उन्होंने आरोपों को खारिज करके ये कहा कि ईवीएम पे छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, ईवीएम जो है वो फेयर इलेक्शन करवा रहा है। लेकिन ये जो नारा है 400 पार का, तो भाजपा को पता कैसे चलता है ये 400 पार है? उन्होंने यूपी में कहा तो यूं करके दिखा दिया। इसका मतलब है कहीं न कहीं भाजपा का साठगांठ है इलेक्शन कमीशन के साथ में और कहीं न कहीं ये सारे मामले चल रहे हैं। तो मैं बहुत ही तकलीफ से बोलना चाहता हूँ कि इस देश में शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अगर वो नहीं जागरूक होंगे और अगर अब ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन को बुलंद नहीं करेंगे तो ये मामला यकीनी तौर पर कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। और भारत के संविधान को बदलने के लिए तो उनके जो एक पूर्व सांसद या एग्जिस्टिंग सांसद ने कहा भाजपा के कि हम 400 पार होंगे तो संविधान को बदल दें। खुद वो कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, खुद कह रहे हैं। तो संविधान को बचाने के लिए आज तक इसने पहल किया। बताइए कांग्रेस ने कितने संविधान को बचाने के लिए पहल की? कांग्रेस को ये बात पता थी कि ईवीएम अगर इस देश में लाया जाएगा उससे घोटाले होंगे। तो ईवीएम लाया कौन इस देश में? कांग्रेस ने लेके आया। और जब कांग्रेस इस ईवीएम लेके आई, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बुक लिखी, उसमें कहा कि कांग्रेस जो आज सत्ता पे आई ईवीएम से घोटाला करके आई है। वही काम कांग्रेस, अब ना कांग्रेस विरोध करती है ईवीएम का, ना टीएमसी करती है, ना सपा करती है, ना बसपा करती है, ना जेएमएम करती है। तो सारी पार्टियां विरोध नहीं करती इनका, तो कहीं ना कहीं सांठगांठ दिखता है। और जब हम बोलते हैं इनके बारे में तो हमें ए टीम और बी टीम कहा जाता है। तो इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे हमेशा, क्योंकि इस देश में थोड़े से लोग जो है मुट्ठी भर लोग वो देश को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम इस देश के शासक हैं। इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन इस देश के शासक हैं। इस देश के शासक बनाने में हमारी कोशिश है और यकीनन हम बना के रहेंगे। अच्छा, बात कर लीजिए यार, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उनका कहने का मतलब है जितने भी जो अदर देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, जो लोग परेशान हैं, उन लोग शरणार्थी को नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं उनको घुसपैठिया करार किया गया है। कारण क्या है कि देश में वैसे भी बेरोजगारी का माहौल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर बाहर से बुला करके नागरिकता देंगे तो फिर इन मुसलमानों का और यहाँ पर जो हिंदुस्तान की जो नागरिक है इनका क्या होगा? देखिए, सीए और एनआरसी का जो विरोध पूरे देश में किया गया, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि जो समझदार लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। सीए एनआरसी, जो एनआरसी इम्प्लीमेंट किया गया असम में, आपको पता होगा, तो 19 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मिले। इसमें से 15-16 लाख लोग तो नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान थे नहीं वो लोग। उनके जो है वो बेचारे आज जो है वो हाशिए पे चले गए। तो ये तो यकीनी तौर पर भाजपा का एजेंडा है और भाजपा तो अब सत्ता में कुछ भी कर सकती है। तो इनको भाजपा को हमारा मकसद भी हमारा ये है कि भाजपा को हम हटाएं और जो ये जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हम रोकें, उनको रोक कर जो सेकुलर गवर्नमेंट उसको फॉर्म करें। लेकिन सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म करने में हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति ना कर पाएँ, हम वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा हम नहीं कर सकते। आज इस देश में अगर कोई बचा रहा है, अगर आप मजबूती के साथ में इस देश में अगर कोई बचा रहा है संविधान को, संविधान के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, तो वो भी हमारी आज़ाद समाज पार्टी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब 22 तारीख को राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तो पूरे देश में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जिसने प्रियम्बल पर शपथ लिया और हदफ लिया हमने संविधान पर कि हम संविधान को बचाएंगे और संविधान को बचाने के लिए जो भी करना हो हम करेंगे, सड़क से सदन तक हम जाएंगे। तो ये लड़ाई हमारी संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, देश की इतिहास को बचाने की है और इस देश के मूल्यवान समाज को बचाने की है। अब सीधा अब मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि अब झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और कहीं कहीं अब नामांकन सभी लोगों ने भर दिया है, जैसे कि कोटी में भी नामांकन हो गया है, कई जगहों में हो गया है। अब रांची की बारी है, तो इस आप रांची भी आए हुए हैं, तो आपका रणनीति क्या रहेगी और किस तरीके से आप चुनाव को देखेंगे? और दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपकी जो पार्टी प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या इस चुनाव में वो अपना माहौल गर्म करने वाले हैं? देखिए, रांची क्योंकि कैपिटल है और रांची में आदिवासी, दलित, मुस्लिम इनका अनुपात ज़्यादा है, ये कैपिटल है झारखंड का। तो यकीनी तौर पर अगर हमारे पास लोग, मैं खुद भी अप्रोच कर रहा हूँ और अच्छे लोग अगर आते हैं, क्योंकि हमारा एक एजेंडा है कि हम नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे रहे हैं। आप जितने टिकट हमने दिया, आप देखिए उनका संघर्ष है, उनका पीछे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कोई लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो यकीनी तौर पर अगर अच्छे लोग आते हैं तो उनको हम टिकट भी देंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो है तकरीबन यहाँ 7 दिन कैंप करेंगे झारखंड में और उनका 7 दिन का कैंप जो है यहाँ की फिज़ा को बदल देगा, मैं इस बात को यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। चलिए, ये तो बात हुई काशिफ रजा जी से, प्रदेश जी से जो बात किए थे हम लोग, और जिस तरीके से हम लोग सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब बहुत नरमी से, बहुत अच्छे सही अंदाज में दिया। अब ये देखना है कि झारखंड में लोकसभा सीट और पूरे देश में 543 सीटों पर जो चुनाव चल रहा है, किस तरीके से इस बार रुख बदलेगा,
किसकी सरकार होगी किसकी नहीं होगी ये देखना बाद में होगा, और किसके सर पर जीत का ताजपोशी होगा ये भी देखना होगा। मगर अब झारखंड का समीकरण चेंज होने वाला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने कह दिया है, क्योंकि इस चुनाव में लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और इस राजनीति का समीकरण चेंज होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों की एक जीत हासिल होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन रोनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची। Perfect.